वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चा का जन्म लेना। जर्मन ग्रेयर इसके राइटर हैं। जर्मन ग्रेयर जिनका जन्म हुआ था 1939 में और इस वीडियो को बनाने तक वो जिंदा हैं अभी। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इनका जन्म एवं इनकी शिक्षा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इज अ फेमस फेमिनिस्ट। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फेमिनिस्ट मतलब जो स्त्रियों के लिए ज़्यादा जाने जाते हो, राइटर हैं। ये महिलावादी राइटर हैं, मतलब महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम्स को लिखती रही हैं। इन हर वेल नोन वर्क्स द फीमेल यूनक, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध वेल नोन वर्क्स मतलब प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनमें हैं द फीमेल यूनक। यूनक मीन्स होता है हिजरा, इन्होंने 1970 में लिखा था। सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स एवं भाग्य, डेस्टिनी मीन्स भाग्य। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, मानवीय उर्वरकता पर राजनीति। फर्टिलिटी मतलब होता है यहाँ उपजाऊपन, या आप इसको ऐसे कीजिए ह्यूमन के लिए जब यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये मानव के द्वारा जो बच्चों का जन्म दिया जाता है उस पर इन्होंने लिखा हुआ है। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में एंड द चेंज 1991 में। शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन। एक्सप्लोर्स मतलब होता है खोजना। तो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, खोज किया है औरतों के जीवन के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं के ऊपर। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलुएं, रूपरेखाएं। शी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेज आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। उनका मानना है कि समाज में जो भी सांस्कृतिक रिवाज बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो ज़्यादातर पुरुषों को सूट करता है, पुरुषों के लिए अच्छा है, पुरुषों के फायदों को सूट करता है। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब हो गया फ़ायदा, लाभ। मतलब समाज में देखिए जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, जितने भी नियम बनाए गए हैं, उस सब में कहीं ना कहीं पुरुष ज़्यादा फायदे में रहते हैं और स्त्रियों को काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ती है, काफ़ी परेशानियाँ होती है। एट द सेम टाइम दे फर्दर सबजुगेट वीमेन। आगे ये कहती है कि जो पुरुष हैं वो और आगे क्या करते हैं, औरतों को अपने बस में करते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं। मतलब सामाजिक परिवेश, सामाजिक रूपरेखा, सामाजिक बनावट इस तरह का है कि जिसकी वजह से सामाजिक परिवेश की वजह से औरतों को गुलाम बनाया जाता है, औरतों को बस में रखा जाता है। मतलब औरतों को सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, उनसे वो समान दर्जा नहीं दिया जाता है जिस तरह से पुरुष को आज़ादी मिलती है उस तरह से। द प्रेजेंट पीस अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चाइल्ड इज बॉर्न, ये लिया गया है अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। उनकी एक किताब है सेक्स और डेस्टिनी, जिसका यह अंश है ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है लिया गया, निकाला गया। तो सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है यह चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, पूरी बुक का नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। सेक्स एंड डेस्टिनी बुक है जिसमें बात की गई है मानव के द्वारा बच्चों के उत्पन्न किए जाने के बारे में, बच्चों की उत्पादकता के बारे में। तो किस तरह से बच्चों की उत्पादकता की राजनीति होती है, इसके बारे में बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी, जिसमें से हमारा ये चैप्टर लिया गया है अ चाइल्ड इज बॉर्न। इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पिक्यूलियरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इस चैप्टर में इस बात की व्याख्या की गई है, इस बात को खोजा गया है कि किस तरह से पश्चिम एवं पूरब के देशों में सांस्कृतिक अजीबोगरीब चीज़ें निहित है
बच्चों के जन्म लेने से संबंधित और माँ पिता एवं बच्चा से संबंधित। कहने का आशय यह हुआ कि पूर्वी देशों में बहुत विभिन्न तरह की प्रथाएं हैं बच्चे के जन्म लेने के संबंधित। तो पिक्युलरिटीज मतलब होता है अजीब गरीब, अजीबो गरीब, अजीबपन, अनोखापन। ठीक है, तो ये अनोखापन जो है ये देखने को मिलता है पूर्वी और पश्चिमी देशों में चाइल्ड बर्थ से संबंधित और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से संबंधित बातें। तो लेट्स सी ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसमें चलिए इसको भी आप देख लीजिए। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। वेयर डू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली गो फॉर चाइल्ड बर्थ? आपके परिवार के लोग बच्चे को जन्म देने के लिए कहाँ जाते हैं? जनरली आप देखोगे पहले तो घर में ही लोग चाइल्ड बर्थ करवा लिया करते थे, लेकिन अब ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल जाते हैं। अब तो गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, हॉस्पिटल में जा कर के जो चाइल्ड बर्थ करवाते हैं उन्हें रिवार्ड भी देती है, पैसे देती है। द अराइवल ऑफ ए न्यू बॉर्न इन द फैमिली इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वेज। नए बच्चे जब परिवार में जन्म लेते हैं, उनका आगमन होता है, तो उस चीज़ को काफ़ी एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। व्हेन इज सच अ फंक्शन नॉर्मली हेल्ड इन योर फैमिली? इस तरह के जो फंक्शंस है, कार्यक्रम है, आपके परिवार में लगभग कब मनाए जाते हैं? जैसे मैं अब इंडिया में आप देखें तो ज़्यादातर लोग छठी मनाते हैं जन्म के 6 दिन बाद। तो यही पूछा जा रहा है कि आपके सोसाइटी में, आपके समाज में कब मनाते हैं, उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? वो जो मनाया जाता है फंक्शन, उसका नाम क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला छठी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। इज इट अ रिलीजियस फंक्शन और जस्ट एन ओकेजन फॉर मेरी मेकिंग? क्या यह धार्मिक फंक्शन होता है या बस एक अवसर होता है मौज मस्ती करने के लिए? मेरी मेकिंग मतलब मौज मस्ती करना। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि ये तो एक रिलीजियस फंक्शन है कि भाई छठी मनाना है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें बता दूं। ये काफ़ी एडवांस चैप्टर है और ऐसे बच्चे जो बायो के हैं उनको काफ़ी इस चैप्टर से फ़ायदा मिलने वाला है। और काफ़ी लिटरेचर का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट इसमें देखने को मिलता है। काफ़ी स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और चाइल्ड इज़ बॉर्न, एक बच्चा जन्म लिया। The ways of managing childbirth in traditional societies are many and varied. Their usefulness stems directly from the fact that they are accepted culturally and collectively so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedures. कहते the ways of managing childbirth in traditional societies are many and varied. हमारा जो पारंपरिक समाज है उसमें कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा का जन्म लेने को जो मैनेज किया जाता है कि बच्चा जन्म ले रहा है तो कैसे क्या किया जाए, तो ये बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके हैं और उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। वैरिड मीन्स विविधता, मतलब बहुत अंतर। दियर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट। स्टेम्स मतलब होता है मजबूत करना। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल हमारी सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल रिवाज होती है ये सीधे सीधे उसकी उपयोगिता को मजबूत करती है। ठीक है, यूजफुलनेस मतलब उपयोगिता को मजबूत करती है। इस तथ्य से पता लगता है कि दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली, क्योंकि वह हमारे सांस्कृतिक रूप में स्वीकार किए जाते हैं, एंड कलेक्टिवली और बड़े समूह में स्वीकार किया जाता है। मतलब हमारे समाज में जितने भी लोग हैं सब लोग, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक समारोह के रूप में मनाते हैं, उससे संबंधित जो हमारा ट्रेडिशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जिसका बेनिफिट क्या मिलता है? सो दैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीडियर्स। जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि माँ को, जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस माँ को कोई मानसिक प्रेशर नहीं होता है, मेंटल एक दबाव नहीं होता है कि फिर से बच्चे जन्म लेने के समय
री इन्वेंटिंग, पुनः आविष्कार करना। पुनः आविष्कार करने का मतलब क्या होता है कि नया तरीका खोजना। फिर तो प्रोसीड्यूर मतलब प्रोसीडियर्स मीन्स प्रक्रिया। तो इससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, बड़े पैमाने से एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, एक सेम तरह का पैटर्न को फॉलो अप किया जाता है बच्चे के जन्म लेने समय, सो दैट द मदर डज नॉट हैव द साइकिक बर्डन ऑफ री इन्वेंटिंग द प्रोसीडियर्स। जिसका बेनिफिट ये होता है कि माँ को फिर नया तरीका खोजना नहीं होता है, उसे अजूबा नहीं लगता है कि बच्चा जन्म हो रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर प्रोसीड्यूर्स पहले से अपनाया जाता रहा है। Even though the potential catastrophes are alive in the memory of the community and the index of anxiety high, a ritual approach to pregnancy which hems the pregnant woman about the taboos and prohibitions helps make the anxiety manageable. Even though the potential catastrophes, potential मतलब होता है संभावित, कैटेस्ट्रोफ मतलब होता है महाविपत्ति, मतलब एक डर, नुकसान। तो कहता है कि इवन दो द पोटेंशियल कैटेस्ट्रोफ्स आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी। देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसका जो समुदाय होता है उसके मन में एक डर तो जरूर होता है, उसके याद में एक डर जरूर होता है कि पता नहीं जन्म लेगा तो क्या होगा, कहीं बच्चा नुकसान न हो जाए, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो जाए। क्यों? और उसकी चिंता काफ़ी, द इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी हाई, और इंडेक्स ऑफ एंग्जाइटी मतलब चिंता का लेवल काफ़ी ऊंचा होता है जब भी बच्चा जन्म लेने वाला होता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप पुराने ज़माने में देखेंगे कि जो बच्चे जन्म लेते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। फिर दूसरा एक और कारण देखने को मिलता था कि बहुत सारी माँ जो बच्चे को जन्म देती थी, ठीक है, जच्चा जिसको बोलते हैं, जच्चा बच्चा, दोनों मर जाते थे। तो जिसकी वजह से जिस समाज में कोई बच्चा जन्म लेने वाली होती है तो उस समाज के, उसके आस पड़ोस के लोगों को काफ़ी चिंता रहती है। ए रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी विच हेम्स द प्रेग्नेंट वुमन। अब इसमें क्या होता है कि एक रिचुअल, रिचुअल मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक, जो उसके धर्म से जुड़ी हुई होती है, रिलीजियस एक तरीका होता है प्रेगनेंसी के समय में। जब कोई माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उस दौरान एक धार्मिक समारोह किया जाता है, एक धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें क्या होती है कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको चारों तरफ से बहुत सारी औरतें घेर लेती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। हेम से मतलब होता है सराउंडेड, मतलब घेर लेना, ठीक है। बहुत सारी वीमेन घेर लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं हैं उसमें बहुत सारी टैबूज है। टैबूज मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। प्रतिबंध जो समाज में मान्यता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे टैबूज है एंड प्रोहिबिशंस। एज ए देखो, प्रोहिबिशंस मतलब ही होता है प्रतिबंध लगाना, लेकिन इसका मतलब होता है कि इस तरह के प्रतिबंध लगाना जिसमें एज अ रूल प्रतिबंध लगाना जिससे कि बेटर हो, ठीक है। तो सामाजिक बहुत सारे नियम कानून है, उस सब की वजह से क्या करते हैं कि बहुत सारी औरतें उसको घेर लेती है, तरह तरह की बातें कहती रहती है उस प्रेग्नेंट वुमेन को कि ये तो सबके साथ होता है, बच्चों का जन्म देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, इससे मदद मिलती है, हेल्प्स मेक द एंग्जाइटी मैनेजेबल। इससे मदद मिलती है कि चिंता को कम कैसे किया जाए, चिंता को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। ए वुमेन हु ऑब्जर्व्स ऑल द प्रोहिबिशंस, एक औरत जो सभी तरह के नियमों का पालन करती है, जो भी प्रतिबंध लगाया जाता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जितने भी प्रतिबंध लगाती है, लगाया जाता है, उस सब को ऑब्जर्व करती है, मतलब मानती है, पालन करती है, ठीक है। एंड कैरीज ऑल द राइट्स, विल बी एक्टिवली
इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट वे। और वो जितने भी रीति रिवाज बनाए जाते हैं, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसका पूरी तरह से वो पालन करती है। तो इससे बेनिफिट ये मिलता है कि वो कोई अनहोनी को दूर रखने में काफ़ी सफल होती है। देखो, इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट वे मतलब होता है दूर रखना, और खास करके अप्रिय चीज़ों को। तो ये दिया गया है इसमें कि जो भी औरतें, उसका बेनिफिट, उसका कारण एक और होता है कि जो भी औरतें ज़्यादातर नियम कानून मानती है, ज़्यादातर रिलीजियस परफॉर्मेंस में ध्यान देती है, तो वो काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रहती है, बिजी रहती है, जिससे वो चिंता नहीं करती है और एक्टिविटीज़ में शामिल रहती है, जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि वह किसी अप्रिय चीज़ से, अनजान अप्रिय चीज़ से वो दूर रहती है। सी विल हैव अदर री-इन्फोर्समेंट्स। दूसरा एक और फायदा ये मिलता है, उसको मजबूती मिलता है, री-इन्फोर्समेंट में मजबूती। औरत को एक तो मजबूती इससे मिलता है कि वो काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। दूसरा ये मिलता है कि उसको चारों तरफ औरतें घेरी हुई रहती है, उनसे बात करती रहती है, तो उसे भी लगता है अपनत्व का एक साथ होने का बोध होता है। एक और कहता है सी विल हैव अदर इन्फोर्समेंट, और दूसरे मजबूती इससे मिलती है, फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर, primarily her husband, then her kinsfolk, and then the other members of her community। कहता है कि उसमें कई चीज़ें शामिल है, जैसे मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी कोई भी प्रेगनेंसी, गर्भ से संबंधित कोई जो धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले तो शामिल होते हैं उसके पति, सबसे मुख्य रूप से, प्राइमरीली में मुख्य रूप से उसके पति शामिल होते हैं। फिर किन्सफॉक मतलब है रिश्तेदार, सगे संबंधी। तो फिर उसके बाद उनके सगे संबंधी शामिल होते हैं। फिर उनके समाज के जो दूसरे सोसाइटी के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो शामिल होते हैं। तो इस सब की वजह से भी उन्हें काफ़ी मजबूती मिलती है। औरत को ये नहीं लगता है कि हम ही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको सेलिब्रेट करती है एक तरह से। सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल। कहता है इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, इस तरह के जो व्यवहार किए जाते हैं, ये उसमें से कुछ तो काफ़ी अच्छा होता है और फ़ायदा मिलता है उसका। अदर्स मैजिकल, और बाकी चीज़ें समझ लो मैजिकल है। शायद ये पता नहीं उन लोगों को कि ऐसा क्यों करते हैं, बट वो करते हैं, उन्हें लगता है शादी से कोई जादुई फ़ायदा मिल जाए। बट दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। चाहे फ़ायदा हो या नहीं हो, जो भी हो, लेकिन इससे एक फ़ायदा तो ज़रूर मिलता है कि उससे जो गर्भावस्था में जो माँ होती है, उनमें एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है, एंड हर कन्विक्शन, और उसमें एक विश्वास पैदा होता है। कन्विक्शन मीन्स विश्वास, दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, नॉट दैट इट इज कंडक्टिंग हर। मतलब ये हुआ कि वह गर्भावस्था धारण की है और वह बच्चे को जन्म देने वाली है, बजाय इसके कि उसकी मजबूरी है और बच्चा का जन्म लेना उसके साथ हो रहा हो। कहने का आशय ये हुआ कि उसे ये नहीं लगता है कि ये मेरे साथ मजबूरी है बच्चे को जन्म देना, बल्कि उसे ये लगता है कि वो खुशी खुशी वो चाह रही है बच्चे को जन्म देना और बच्चे को जन्म दे रही है। The remnants of this kind of prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy, even in our own super rational and confused lifestyle. Let's see. तो रिमनेंट्स मतलब होता है शेष। अब शेष जो बचा हुआ रहता है, शेष बचा हुआ। अब प्रोफिलैक्सिस मतलब होता है कि ऐसे क्रियाकलाप जो बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है, बीमारी के रोकथाम के, बीमारी के रोकथाम।
persistence of old wives' tales about pregnancy even in our own suprarational and confused lifestyle. चलिए देखते हैं. The remnants of this kind of prophylaxis can be found. आज भी हमारे पास जो पुरानी पत्नियों के बारे में जो कहानियां हैं, उनके गर्भावस्था से लेकर के उनके गर्भ धारण करने से लेकर के संबंधित जो कहानियां हैं, उसकी जो शेष बची हुई है उसमें देखने को मिलती है. और आज कहता है कि हमारा जो समाज है, इवन इन आवर ओन सुपर रैशनल. देखो सुपर रैशनल मतलब क्या होता है? एक तो होता है रैशनल. रैशनल मतलब तार्किक. सुपर रैशनल मतलब होगा बहुत ज़्यादा तार्किक. आज हम कोई भी चीज़ सीधा सीधा विश्वास नहीं करते हैं, उसमें तर्क देते हैं, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सारा चीज़ करते हैं, तब जाके विश्वास करते हैं. तो इस चीज़ को क्या करा है? सुपर रैशनल. तो कहते हैं आज हमारा समाज जो काफ़ी सुपर रैशनल है उस समय, और हमारा समाज सुपर रैशनल है मतलब काफ़ी तार्किक है, और उतना ही ज़्यादा क्या है, हमारा जो जीवन शैली है वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड है. तो ऐसी स्थिति में भी इस तरह की चीज़ें कुछ देखने को मिलती है. कहाँ देखने को मिलती है? इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइफ्स टेल्स. जो पुराने जो पहले ज़माने की जो वाइफ्स है, वो उनसे संबंधित जो कहानियाँ हैं उसमें देखने को मिलती है. One university graduate of my acquaintance who approached her pregnancy as if it were her term assignment, meticulously footnoting every development, clung to her prenatal exercises as a form of ritual observance as well as a helpful preparation for the physical exploit of childbirth, performing them in deep silence and total recollection at the same time, every day come hell or high water. अब चलिए, ये जो लेखिका हैं वो बताती है कि उनके एक जान पहचान की है जो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट है. वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट मतलब कि एक ग्रेजुएट औरत है जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है. ऑफ माई एक्वेंटेंस. एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान. ठीक है. हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी एज इफ इट वर हर टर्म असाइनमेंट्स. देखिए, जिस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोगों का एक 2 महीने या 3 महीने पे जो टेस्ट लिया जाता है, तो टर्म असाइनमेंट दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए. ठीक है. तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है तो वो गर्भावस्था में पहुंच गई. ठीक है. और वो इस चीज़ को ऐसे ले रही थी जैसे कि उनके एक टेस्ट होने वाला है और उसके लिए पूरी तैयारी कर रही है. ठीक है. मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट. और रोज़ उसके जो महसूस करती थी गर्भावस्था में, उसको रोज़ मेटिकुलसली बड़ी सावधानी पूर्वक फुट नोटिंग मतलब एकदम लिखती थी एक एक करके कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब किस तरह से बच्चों में मतलब कैसा वो फील कर रही है गर्भावस्था में. रोज़ रोज़ का वो डिटेल्स लिखती थी. क्लंग टू हर प्री नेटल एक्सरसाइजेज. और वो एकदम क्लिंग का सेकेंड फॉर्म में क्लंग. क्लंग मतलब चिपका हुआ रहना, जुड़ा हुआ रहना. वो अब प्री नेटल मीन्स होता है, प्री नेटल मीन्स जन्म पूर्व. वो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी जो औरत थी वो गर्भावस्था में थी, बच्चे को अभी जन्म नहीं दी थी, तो जन्म से पहले जो भी उनको एक्सरसाइज कहा गया था करने के लिए उसे एकदम चिपकी हुई थी, मतलब एकदम पालन कर रही थी, पूरा एक्सरसाइज करती थी. एज ए फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस. एक धार्मिक मानना के आधार पे वो पूरा करती थी, जैसा जैसा उन्हें कहा जाता था करती थी. यहाँ पे एक विरोधाभास देखिए. वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी, बावजूद उसके जो रिचुअल ऑब्जर्वेंस था, जो धार्मिक मान्यताएं थी गर्भावस्था से संबंधित और जो प्रेगनेंसी से संबंधित, तो उसका वो पूरा पालन करती थी. एज वेल एज अ हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर फिजिकल एक्सप्लॉइट ऑफ चाइल्ड बर्थ. और वो उस चीज़ की भी तैयारी कर रही थी ताकि जो बच्चे जन्म हो तो उसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो. और वो फिजिकल एक्सप्लॉइट मतलब होता है जो शारीरिक रूप से काफ़ी बहादुरी वाला हो. आप जानते हैं कि जब माँ गर्भावस्था में होती है तो उसे काफ़ी तकलीफ होता है, परेशानी होती है. खास करके जब बच्चे को जन्म देती है उस समय काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी परेशानी होती है. तो फिजिकल एक्सप्लॉइट करने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि वो इस चीज़ की तैयारी कर रही थी ताकि जिस समय बच्चे को जन्म दे वो उस समय उसे प्रॉब्लम न हो और उसमें मदद मिले. परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस. वो एकदम चुपचाप शांत होकर के ये सारा
जो भी रीति रिवाज का नियम था वो सारा करती थी। एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे, कम हेल और हाई वाटर। यहाँ फ्रेज है कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में, हर हाल में। ठीक है, तो वो पूरी चीज़ों को एकदम प्रॉपर तरीके से करती थी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अब देखो कैसे बना हुआ है, कम हेल, चाहे नर्क आ जाए या पानी आ जाए, मतलब कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए, कितनी भी परेशानी में क्यों नहीं जाती थी, लेकिन जो भी ऑब्जर्वेंस उसको कहा गया था करने के लिए, जो भी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था, उसका वो बहुत बढ़िया तरीके से पालन करती थी। एज वेल सी ऑब्जर्व द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन that acquiring equipment and apparel for baby before the birth was bad luck। इसके साथ साथ एज वेल के साथ साथ वो एकदम, जो देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया डाई हार्ड। डाई हार्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जैसे आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन का बहुत ज़्यादा प्रशंसक हूँ। तो डाई हार्ड। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास। तो एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास वाली मान्यता है कि क्या मान्यता है कि बच्चे के जन्म से पहले उस बच्चे के लिए ना तो कोई कपड़ा, ना ही कोई खिलौना वगैरह लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। अब देखिए इसको पढ़िए। एज वेल द ऑब्जर्व्ड, सी ऑब्जर्व्ड मतलब पालन की, द ओल्ड डाई हार्ड सुपरस्टिशन, जो बहुत ही पुरानी जबरदस्त अंधविश्वास वाली बात है। क्या बात है कि एक्वायरिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब सामान, बच्चों के लिए क्या सामान आप लोगे, खिलौने वगैरह। तो एक्वायरिंग मतलब प्राप्त करना, कि बच्चों के लिए खिलौने लेना। एंड अपैरल, अपैरल बोला जाता है क्लॉथ को, कपड़ा। ठीक है, और बच्चों के लिए कपड़ा लेना फॉर बेबी बिफोर द बर्थ, जन्म से पहले, वाज बैड लक, ये बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन सॉट इन टू द वर्ल्ड विदाउट क्रीब और नैपकिन्स। क्रीब मतलब भी कपड़ा, नैपकिन्स मतलब अंगोछा। ठीक है, तो बिना किसी, इसलिए वो जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट जो औरत थी, उसने बच्चे को जन्म दी, और उस समय क्या हुआ, वो बिना किसी कपड़े की थी। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय इमीडिएट कोई कपड़ा नहीं पहना दिया जाता है। तो इसलिए कह रही है कि वो जो गॉड चाइल्ड, भगवान के बच्चे जो जन्म लिए दुनिया में, वो बिना ही किसी कपड़े के थे। Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby। इस कंसिडरेबल मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, एफर्ट मीन्स कोशिश, मतलब काफ़ी प्रयास की गई थी, काफ़ी कोशिश की गई थी, काफ़ी इसके लिए उपाय किए गए थे कि माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है, या बच्चे के जो जन्म का जो कार्यक्रम है, ये काफ़ी इंजॉयबल हो, अच्छा हो, आनंददायक हो, इस मौके को आनंदित किया जाए। बट आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ फॉर मंथ्स, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें इस बात का ट्रेनिंग दिया गया था कि बच्चे के जन्म लेते वक्त कोई दवाई नहीं लेनी है, बिना किसी, अनमेडिकेटेड मतलब बिना मेडिसिन के चाइल्ड बर्थ किया जाना है। इन द इवेंट द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव शी वॉज इन सेकेंड स्टेज लेबर until her daughter's head had appeared। कह रहे कि उसे ट्रेनिंग दी गई थी, और हॉस्पिटल के मामले में क्या किया गया था, इन द इवेंट द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव, और जब जन्म लेना था, हॉस्पिटल में ले जाया गया उसको, तो हॉस्पिटल की जो नर्स थी, या हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थी, जिसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, जो बच्चे को जन्म दिलाती है, ठीक है, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो सेकेंड स्टेज पे है, मतलब कि अब बच्चे का जन्म होने का टाइम आ गया है। देखो यहाँ पे एक सेकेंड स्टेज लेबर, लेबर मतलब आप ये मजदूर जानते हैं, लेकिन लेबर इन लेबर फ्रेज है, जिसका मतलब क्या होता है, गर्भ से होना, पाँव भारी होना। तो प्रेगनेंसी का जो लेबर स्टेज होता है, जैसे प्रेग्नेंट है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जन्म लेने वाले नहीं है, और सेकेंड स्टेज का मतलब ये हो गया कि अब बच्चे का जन्म लेने का टाइम आ गया है। तो वहाँ जो हॉस्पिटल में जो लोग थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे
कि ये प्रेग्नेंट जो लेडी है इसके बच्चे जन्म देने का टाइम आ गया है, उनको तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उस लेडी ने अपने बेटी का जन्म दिया। जब बेटी के हेड सर जब बाहर निकला तब उसके स्टाफ को भरोसा हुआ, वो अच्छा इसका टाइम पूरा हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज्ड देमसेल्व्स आफ्टर 2 days। क्योंकि हॉस्पिटल वाले जो लोग थे वो इतने सहयोग नहीं दे रहे थे, असहयोगात्मक थे, अनकोऑपरेटिव थे, असहयोगात्मक थे, कि उन्होंने कोई केयर ही नहीं किया उनका। और यहाँ तक कि ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता है बच्चों को दूध पिलाया जाना माँ के द्वारा, इसके ऊपर भी उन्होंने कोई लापरवाही मतलब ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की। जनरली आप समझ लीजिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जो माँ फर्स्ट टाइम जो दूध पिलाती है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम उससे मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा, जिससे कि बच्चों में बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं दिया गया। मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज्ड देमसेल्व्स आफ्टर 2 days। अब ये सब देख करके वहाँ कोई केयर नहीं करने वाला था, तो माँ अपने बेटी को लेकर, बेटी का जन्म हुआ था, वो 2 दिन बाद चली गई वहाँ से। तो लेखिका जो है ये एक इवेंट की घटना, इवेंट की चर्चा की है कि कैसे बच्चों का जन्म होता है उसके बारे में। दिस बर्थ वॉज वर्चुअली अनअटेंडेड। वास्तव में वर्चुअली मतलब होता है वास्तव में, आभासीय रूप में। एक्चुअली देखा जाए तो इस बच्चे का जो जन्म हुआ, यह जन्म प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं किया गया था, प्रॉपर तरीके से अटेंडेड नहीं किया गया। कहाँ? हॉस्पिटल में, मतलब जन्म के समय में प्रॉपर तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया गया था, अटेंड नहीं किया गया था, देखभाल नहीं किया गया था। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज, कहता है ऐसे समाज में जहाँ पे तकनीकी रूप से विकसित सब कुछ नहीं है, हमारा समाज आज भी तकनीकी रूप से विकसित नहीं है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड। तो भले ही हमारा टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज नहीं है, हमारा तकनीकी रूप से काफ़ी विकसित समाज नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जन्म जब भी बच्चे का होता है तो काफ़ी उस पर ध्यान दिया जाता है, काफ़ी केयर किया जाता है जन्म के समय में। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स। यह बात स्पष्ट है कि इन्फेंट मीन्स क्या होता है? नवजात शिशु। नवजात शिशु मतलब बच्चे जो जन्म लेते हैं कुछ दिनों के, जो बहुत छोटा होता है बच्चा, तो उस समय के बच्चे को क्या बोलते हैं? नवजात शिशु। क्लियरली इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स। तो ये जो पारंपरिक तौर पे जो बच्चे को जन्म दिया जाता है उसमें बच्चा एवं उसकी माँ, जिसको जच्चा एवं बच्चा बोलते हैं, मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। मृत्यु दर काफ़ी होती है, काफ़ी अधिक होती है। जो पारंपरिक तरीके होते हैं जिसमें बच्चों को जन्म दिया जाता है उसमें जच्चा बच्चा के मरने के दर काफ़ी अधिक होते हैं। बट इन आवर एंग्जाइटी, लेकिन हमारी चिंता की बात, टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द वास्ट मेजोरिटी वी लिव। लेकिन हमने क्या किया है? इन आवर एंग्जाइटी टू अवॉइड डेथ, हमारी जो ये चिंता है कि जच्चा बच्चा मर जाते हैं, इस मौत से बचने के लिए हमने जो पुराने ज़माने के बच्चे को जन्म देने के जो तौर तरीके हैं, तजुर्बा है, ठीक है, उसके महत्व को हमने ख़त्म कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कितना आशय छिपा हुआ है। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हम आधुनिक ज़माने में हम साइंटिफिक तरीके से हॉस्पिटल में ले आते हैं, हॉस्पिटल में जन्म करवाते हैं, और देखोगे आप जन्म हुआ बस उसके अगले दिन से ही नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे, जो पारंपरिक तौर तरीका वाली जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है? अब ख़त्म हो रही है। तो ख़त्म हो रही है, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम्स था वो ख़त्म कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन कहते हैं हमने क्या चीज़ ख़त्म कर दिया? द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमारे वर्षों का, जो बच्चों को जन्म दिलाने का जो हमारा अनुभव रहा है, उसका जो महत्व है, उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। हमने ऊपर पढ़ा है कि उसमें बहुत सारी उसकी यूजफुलनेस थी, बहुत सारी उपयोगिताएँ थी, तो उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसमें एक लंदन के एक पेपर का एक कटिंग है जिसमें इससे संबंधित
बातें कुछ दी गई है, इसलिए लेखिका ने इसमें इसको शामिल किया है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। नो वन वुड डिनाई दैट ईच इन्फेंट एंड पर्टिकुलरली एवरी मैटरनल डेथ इज अ ट्रेजेडी टू बी प्रिवेंटेड इफ एट ऑल पॉसिबल। कहते हैं कि इस बात से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक नवजात, खास करके जो भी माँ की भी डेथ होती है, यह एक दुखद घटना होती है। ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना है, और इसको रोका जाए जितना संभव हो सके। नॉर दैट मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक केयर which has developed in hospital setting has been at least partially responsible for the dramatic decrease in both maternal and prenatal mortality over the past half century. कहता है कि no one would deny that each infant and particularly every maternal death is a tragedy to be prevented if all possible. इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चा हो या उससे संबंधित उसकी माँ हो, कि जो मौत है वो रोका जाना चाहिए, यह एक दुखद घटना है। और ना ही इस बात से भी इनकार कर सकते हैं कि जो हमारा आधुनिक ऑब्स्टेट्रिक मतलब होता है जो प्रसूति विशेषज्ञ जो होती हैं औरतें, मतलब जैसे डॉक्टर, ऐसी डॉक्टर जो बच्चे को जन्म दिलाती है, तो उसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिक एडजेक्टिव हो गया, तो मतलब जन्म दिलाने से संबंधित केयर। कहते इस बात से कोई व्यक्ति नहीं इनकार कर सकता है कि जो आधुनिक जन्म दिलाने से संबंधित जो केयर है, उसने काफ़ी जितना संभव हो सका है इस दुखद घटना को रोकने की कोशिश किया है। और हमारा जो ऑब्स्टेट्रिक केयर है विच हैज़ डेवलप्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, उसने क्या किया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल सेटिंग्स किए हैं, मतलब हॉस्पिटल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं दी है। हैज़ बीन एटलीस्ट पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर the dramatic decrease in the both maternal and prenatal mortality over the past half century. 50 से अधिक, कहते ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी मतलब क्या हो गया, 50 साल। तो 50 साल से अधिक से हम ये देख रहे हैं कि अगर बच्चा और जन्म पूर्व या बच्चा या जच्चा, मतलब माँ एवं बच्चा दोनों की मृत्यु दर में अगर कमी आई है, तो इसके लिए निश्चित रूप से हमारा जो आधुनिक साइंस है, जिसने बहुत सारे हॉस्पिटल सेटअप किए हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है, मतलब इसका श्रेय उनको जाता है। बट इट इज नॉट नेसेसरली परवर्स टू क्वेश्चन, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि यह तर्क विरोध हो। परवर्स मतलब होता है तर्क विरुद्ध, मतलब जो व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो सही नहीं माना जाता हो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली परवर्स, कि यह, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि यह तर्क विरोध बात हो कि अगर हम प्रश्न ये करें वेदर आवर प्रेजेंट प्रायोरिटी, कि हमारी जो वर्तमान की प्राथमिकता है, शुड बी टू रिच मिनिमम फिगर्स फॉर पेरीनेटल मोर्टेलिटी एट एनी प्राइस, कि अगर हमारी जो, देखो एक होता है प्रीनेटल, एक होता है पेरीनेटल। तो प्रीनेटल मतलब होता है बच्चे के जन्म से पहले, जन्म पूर्व, ठीक है। एंड यह है पेरीनेटल। पेरीनेटल मीन्स जन्म से पहले एवं जन्म बाद, लेकिन कब से कब तक, जब गर्भ धारण कर ले तब से गर्भ धारण से नवजात शिशु तक। तो मतलब जब गर्भ धारण कर ली, खास करके गर्भ धारण के 1 महीना बाद से लेकर, और जब बच्चे 5-6 महीने तक के रहते हैं तब तक के, तो इस दौरान जो मोर्टेलिटी है उसको कम से कम किया जाए, इस चीज़ को प्राथमिकता दिया जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। तो ऐसा सोचना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। व्हेन दिस इंक्लूड्स गिविंग अप मतलब छोड़ देना,
थिंग्स विच फ्री ह्यूमन बींग्स हैव ऑफन फेल्ट टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन देयर ओन सर्वाइवल। कहते हैं कि इन चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए, ताकि मोर्टलिटी मतलब मृत्यु दर कम हो जाए, इसके लिए अगर जो स्वतंत्र मानव महसूस करते हैं कि ज़्यादा महत्व है उसको छोड़ देना, उनके अपने ओन सर्वाइवल के लिए, अपने खुद के जीवन जीवित रहने के लिए, सच एज फ्रीडम टू लिव देयर ओन लाइव्स देयर ओन वे एंड टू मेक इंडिविजुअल चॉइसेस इन लाइट विद देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे कहने का आशय क्या है तब समझ में आएगा। कहने का आशय यह है कि बच्चों में जो मृत्यु दर है उसको कम कर दिया जाए, और उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े, चाहे उसके लिए हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ना ही क्यों नहीं पड़े, अपने ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो इस लेख में ये लिखा गया था कि इस तरह की आज़ादी अपने जीने के लिए, अपने जीने के तरीका के लिए, एक व्यक्ति के चॉइस के लिए और उनके अपने महत्व के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ बातें, एक कटिंग है पेपर की जो लंदन में 1978 में पब्लिश की गई थी, द प्लेस ऑफ बर्थ के हेड से। तो उसमें से एक कटिंग दिया गया है कि इस तरह की बातें उसमें की गई थी। इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाज में, women still go forth from their mothers' houses at marriage to live with a mother-in-law and the wives of their husbands' brothers। बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि औरतें अपने माँ के घर से चली जाती है, अपने पति के घर, सासू के घर चली जाती है, जहाँ पे उनके पति होते हैं और उनके हस्बैंड्स के भाइयों के वाइफ्स होती है, ताकि उनका प्रॉपर तरीके से केयर किया जा सके। It is a tourism of anthropology that such women do not become members of their new family until they have born a child। अब कहता है ये देखो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विज्ञान, मतलब मानव विकास कैसे हुआ, मानव विकास का विज्ञान जो होता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो मानव विकास ये कहता है इट इज ए टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सुंदर लैंग्वेज यूज किया गया है। टूरिज्म मतलब क्या होता है, आवागमन। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक औरत अपने खुद के जो माँ का घर है वहाँ से चली जाती है अपने हस्बैंड के घर, बच्चे को जन्म देने के वक्त खास करके। तो यहाँ पे एक ट्रांसफ़र होता है, आवागमन होता है कि ऐसी औरतें जिनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन वो नए परिवार में तब तक उनको वास्तविक सदस्यता नहीं हासिल होती है, वास्तव में उस परिवार का हिस्सा नहीं मानी जाती है वो औरतें, जब तक कि वो कोई बच्चा न जन्म दे दे। मतलब अगर किसी औरत की शादी हो गई तो वास्तव में पूरी तरह से उस घर का हिस्सेदार नहीं बनती है। पूरी तरह से घर के हिस्सेदार कब बनती है, जब वो बच्चे को जन्म दे देती है। If we consider that in such societies the marriage was quite likely to have been arranged, कहते हम ये मानते हैं कि इस तरह के समाज, इस तरह के रीति रिवाज जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ पे मैरिजेज अरेंज मैरिज होते हैं, मतलब लोगों के सहमति से की गई होती शादी होती है। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप टू हर एज सी विथ हर ओन मदर। कहते कि ये बात समझने योग्य है कि वहाँ भी जो औरत होती है, जो दुल्हन होती है, वो भी चाहती है, लॉन्ग्स फॉर मतलब चाहना, बहुत ज़्यादा चाह रखना, बच्चे के प्रति चाह रखती है कि उसको बच्चा हो। क्यों? क्योंकि वो भी उतना ही इंटीमेट मतलब होता है बहुत घनिष्ठ, उस बच्चे के साथ उस औरत की भी उतना ही रिलेशन घनिष्ठ हो जाएगा जितना कि उसकी माँ का अपनी माँ के साथ है। The Western interpretation of such mores is that they are backward। इस तरह के बातों को पश्चिमी सभ्यता में कुछ खास अच्छा रीति रिवाज नहीं माना जाता है। उसे माना जाता है कि ये मोरिस मतलब होता है रीति रिवाज, इस तरह के जो रीति रिवाज है उसको बैकवर्ड माना जाता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये बहुत अविकसित चीज़ है, बैकवर्ड है। इस तरह की परंपरा क्रूएल है, क्रूरतापूर्ण है और रॉन्ग है, गलत है। मोरिस मीन्स रीति रिवाज, परंपरा। It is assumed that the sexual relations between the spouse are perfunctory and
exploitative, and that all mothers-in-law are unjust and vindictive. पश्चिमी देशों में ऐसा मानते हैं कि जो पूर्वी देश में लोग हैं वहाँ पे वास्तव में पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है ये वास्तव में दोनों की सहमति से नहीं होती है, परफंक्ट्री होती है, मतलब मजबूरी बस उसको करवाया जाता है। किस लिए करवाया जाता है? ताकि वो बच्चे को जन्म दे, ठीक है। इसमें उनका औरतों का शोषण होता है। और एक और मान्यता है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, कि यहाँ जो एशियन कंट्रीज में है जो जितनी भी सास होती है वो सब क्या होती है, काफ़ी क्रूअल होती है, बहू के साथ सही ढंग से पेश नहीं आती है और वो विंडिक्टिव होती है और वो अक्सर बहू को नुकसान पहुंचाने में लगी रहती है। विंडिक्टिव मतलब होता है हार्मफुल, बदला लेने वाली होती है, जैसा कि बहुत सारी फिल्मों में दिखाया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट who are not the chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silent opposition when participating in international fora conducted in languages which they cannot speak with fluency. Women officials of the Sudanese government told me that they had given up going to international conferences even though the trips were a tremendous treat because they were tired of being told about their own lives instead of being consulted. Okay, let's see. कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे फेमिनिस्ट हु आर नॉट सोविनिस्टिक। देखो सोविनिस्टिक मतलब क्या होता है, जिसे ये लगता हो कि हम अच्छे हैं दूसरे बुरे हैं, ठीक है। अंध देशभक्ति, वैसे अंध देशभक्त होता है इसका हिंदी, लेकिन अंध देशभक्त का मतलब ये नहीं हुआ कि देशभक्ति से संबंधित। ऐसे व्यक्ति जिसे लगे कि हमारी परंपरा अच्छा है दूसरे की खराब है, ऐसे लगे कि हमारे जो नियम कानून है वो अच्छे हैं दूसरे की खराब है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं सोविनिस्टिक, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे फेमिनिस्ट हु आर नॉट सोविनिस्टिक कहता है कि ऐसे लोग जो बड़े उदार दिल वाले हैं, जिनको लगता है कि नहीं दूसरे के रीति रिवाज खराब नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही हैं, उनके साथ एक वैसे फेमिनिस्ट के साथ, वैसे औरतों के साथ एक बड़ी समस्या क्या होती है, आर नॉट फेमिनिस्टिक एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वीमेन हु स्टिल लिव विद इन द फीमेल सोसाइटी कहता है। और एक और समस्या क्या होती है उनके साथ कि ऐसी औरतें जो दूसरी औरतों से सीखना नहीं चाहती है, जो उनके समाज में रहती है, और वो who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silent opposition when the participating in international कहता है कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल फोरम मतलब फोरम, मंच, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जब कोई कार्यक्रम होता है औरतों से संबंधित, तो ऐसी औरतें जो काफ़ी उदार नीति की होती है, दूसरे के बारे में भी सोचती है, लेकिन उनके साथ एक समस्या क्या होती है कि ऐसे मंच पे जाती है जहाँ पे ऐसी लैंग्वेज की में बातें की जाती रहती है जो उनको नहीं आती है, और तो वहाँ क्या करती है, चुपचाप सुन करके चली जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, ना तो उनका जवाब दे पाती है, तो उसका कोई विरोध या उसमें अपना विचार व्यक्त नहीं करती है। तो ये एक समस्या रहती है ऐसी औरतों के साथ। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से एक बार कहता है विमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सुडानीज गवर्नमेंट, सूडान के जो विमेन ऑफिशियल्स थे, जो औरतों से संबंधित जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अब क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई जो कॉन्फ्रेंस होती है, सभा होती है, उस पर जाना ही उन्होंने छोड़ दी। क्यों? हालांकि जो ट्रिप होता था, जो यात्रा पे जाती थी, जहाँ कहीं भी औरतों से संबंधित विचार विमर्श होता था, मंच रखा जाता था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, ट्रेमेंडस ट्रीट, बहुत अच्छा व्यवहार रहता था। फिर भी वो वहाँ जाना छोड़ दी। क्यों जाना छोड़ दी? बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लाइफ्स, क्योंकि उनको अपने जीवन के बारे में, उन लोगों के जीवन के बारे में बता करके ये लोग थक गए थे, बजाय बीइंग कंसल्टेड, बिना उनसे संपर्क किए हुए।
मतलब उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करते थे, उनसे पूछता नहीं था और अपने मन से उनकी प्रॉब्लम्स को बताते रहते थे अपनी सभाओं में। तो इन्हें कहीं ना कहीं लगा होगा सूडानीज ऑफिशियल्स को कि वास्तव में जो फोरम है, जो मंच है, वहाँ पे सूडान की औरतों की जो समस्याएं हैं उसको सही तरीके से नहीं रखी जा रही है, इसीलिए उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। तो rest of the things we'll see in the next video. Till then, bye bye.